बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको। अच्छा, कल जो हम 39 देख रहे थे, तो उसको जो है ना ज़्यादा आसानी से समझना बिल्कुल ऐसे मतलब बेहतर तरीके से हम वैसे ही समझ सकते हैं जिस तरीके से बाकी भी जो हम देख रहे थे, ये जो हमने इन्वर्स वगैरह के देखे थे, हमने कहा था कि डोमेन और रेंज और साइन कॉस की निकाल के देखिए, ये बात हमने की थी कि जो कोई भी सिंपल अगर फंक्शन हमारे पास है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है लेट्स सपोज, या किसी भी फंक्शन में जो हमारे पास एक्स की वैल्यू इन जनरल है वो डोमेन होगी, और जो वाई की वैल्यू होगी वो रेंज होगी। और इन्वर्स फंक्शन में डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उस सूरत में जो डोमेन होगा वो एंगल होगा, और रेंज जो है उसकी वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू मिलेगी। अच्छा, इन्वर्स फंक्शन में ये चेंज हो जाएगा, रेंज एंगल हो जाएगा और डोमेन जो है वो वैल्यू हो जाएगी। अब अगर हमें जो है वो सेक इन्वर्स की जो है वो फाइंड करना है, डोमेन डोमेन ही था ना, अगर हमें सेक इन्वर्स का डोमेन फाइंड करना है ना, तो देखें इसको आसानी से समझना, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। सेक इन्वर्स का डोमेन फाइंड करना है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर फंक्शन जो है अगर हम ले लें लेट सपोज सेक, तो यहाँ देखिएगा हम सेक का फाइंड करते हैं क्या, अरे भाई, हम सेक का जो है वो क्या करते हैं, डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। जो सेक की रेंज होगी वो सेक इनवर्स का डोमेन होगा, जो सेक की रेंज होगी वो सेक इनवर्स का डोमेन होगा। देखिए सेक का मतलब क्या है, जरा कैलकुलेटर उठा लीजिएगा। सेक का मतलब होगा 1/cos, ठीक है ना। अब जो इसकी रेंज होगी, जो हमारे पास सेक की रेंज, इस फंक्शन की जो हमारे पास रेंज है, वो हम देखेंगे कि इस फंक्शन की रेंज क्या है। जो इस फंक्शन की रेंज होगी वही सेक इनवर्स का डोमेन होगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन में डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाती है। हमने इससे बाद भी जो फंक्शन देखे थे उसमें भी हमने यही देखा था इसी तरीके से, और ये हमें पता है। तो चलें अब इसकी रेंज फाइंड करते हैं। अब देखें इसकी रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डोमेन हमारे पास होगा ना इसका, जो डोमेन हमारे पास है इसका, वो क्या है, वो आर है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, इसका डोमेन आर तो हमारे पास है। इसका डोमेन हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो है वो सेक का डोमेन क्या होगा। हमने कहा था सेक का डोमेन होगा आर माइनस, अगर आपको याद हो तो वाई एक्सिस वाला एंगल, जिसको हमने लिखा था एन पाई बाय 2, ठीक है ना, क्योंकि cos 90 0, cos 270 0, और यहाँ पे n हमारे पास जो था वो क्या था, n हमारे पास ऑड था। वाई एक्सिस वाला एंगल हमने इसको डिस्कस किया था ना, ठीक है। यानी ये नहीं रखा जा सकता, 90 नहीं रख सकते, 270 नहीं रख सकते, 90 का कोई सा भी जो ऑड मल्टीपल है वो नहीं रख सकते, 90 का ऑड मल्टीपल नहीं रख सकते। चलें अब जरा कैलकुलेटर अगर आप निकालें और उससे वैल्यू बताइएगा। लेट सपोज 1 डिग्री रखते हैं। अगर हमने इसकी जगह पर रखा 1 डिग्री, यानी कुछ ये वैल्यूज जो है ना वो जरा चेक कर लेते हैं। लेट सपोज हमने 1 रखा, ठीक है जी, सपोज हमने 10 डिग्री रखा, सपोज हमने 30 रखा, सपोज हमने 45 रखा, 60 रखा, 90 तो रख नहीं सकते, ठीक है जी, 90 नहीं रख सकते। फ़र्ज़ करें हमने 120 डिग्री रखा, सही है। 180 जो है वो फ़र्ज़ करें हमने 180 डिग्री रखा, हमने जो है वो 180 के बाद 200 रखा, 210 रखा, 201 रखा, वट एवर कुछ भी है, बहुत सारी वैल्यूज़ रख सकते हैं। ज़रा इन कुछ वैल्यूज़ पे आंसर बताइएगा। 1 डिग्री रखिएगा, हाँ भाई कैलकुलेटर में भी 1 1 डिग्री पे 1/cos और 1 लेंगे ना, ठीक है। 1 आ रहा है, पक्की बात, मैंने चेक नहीं किया। अच्छा मैं भी ज़रा लिख लूँ, तो बीच में से वैल्यूज़ ही हमें चेंज करनी पड़ेगी। 1 डिवाइडेड बाय कॉस और 1, तो ठीक है जी, 1.00 समथिंग आ रहा है, तो लेट सपोज 1। अच्छा अगर हमने 10 रखा तो 1.01, 1.01 आ रहा है, ठीक है जी। अगर हम ने सपोज 30 रखा, 2 3 30 रखा, पॉइंट्स में आया ना, पॉइंट्स में बता दें। 1.15, 1.15 1.15 आ रहा है। सपोज हमने अगर 60 रखा, तो यहाँ पर अगर हमने इसको 60 कर दिया तो 2 आ रहा है, 2 आ जाएगी। ठीक है ना जी। सपोज अगर हमने 120 रखा, तो अब फिर नेगेटिव में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो माइनस का 2 आ रहा है। चलें, अच्छा अगर बीच की भी कुछ वैल्यूज रखते हैं ना, 60 के बाद 70 80 90, तो 90 तक पॉजिटिव होती है, 90 के बाद फिर नेगेटिव आना शुरू हो जाएंगे ना, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। क्लियर है ना, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है, फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ा। क्वाड्रेंट का हमें आइडिया है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। 90 रख नहीं सकते, 91 रखेंगे तो पॉइंट्स में कुछ नहीं। अच्छा चले ये भी रख के देख लें। अगर लेट सपोज आप यहाँ पे 91 रख के देख लें,
क्योंकि 60 और 120 में बहुत ज़्यादा गैप आ गया। 91 पे बताइए क्या वैल्यू आ रही है? -57। इन्होंने कहा -57। चलें जी। 120 पे फिर आपने -2 बताया, 180 पे फिर -1 आएगा, 200 पे क्या आएगा? 200 अगर हम रखें तो 200 पे हमारे पास माइनस वन पॉइंट -1। 1.06 समथिंग आ रहा है। अच्छा अब ज़रा यहाँ देखिएगा, जो हमारे पास सेक की रेंज है डेफिनेटली वो हमारे पास क्या होगा। अब देखें पहले सेक की चले रेंज की बात कर लें। अब देखें 1 आ रहा है सेक की रेंज में, -1 भी आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग भी आ रहा है, 57 भी आ रहा है। बीच के अगर आप कुछ रखें 90 के बाद, अगर आप लेट सपोज चलें 90 से पहले आप 80 रखें, 90 के बाद आप कुछ रखें, 90 के बाद आप 100 रखें, 90 के बाद 110 रखें, वट एवर कुछ बड़े बड़े नंबर होंगे। देखिए आपको 1 मिल रहा है, आपको -1 भी मिल रहा है और माइनस में भी मिलेगा। 1 और -1 के दरमियान में कुछ नहीं मिल रहा। देखें 1 और 1 के बाद बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है जी। बीच के हमने बहुत सारे नहीं लिखे, 2 भी आ गया। अच्छा -57 तो किस पे आया? 91 पे आया ना। इसी तरीके से अगर आप इससे पहले कुछ और रखेंगे तो आपको पॉजिटिव में वैल्यू मिलेगी। तो 1 और -1 के दरमियान की कोई वैल्यू नहीं मिल रही, 1 से बड़े नंबर मिल रहे हैं, -1 से छोटे नंबर मिल रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप और आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको नेगेटिव में ही बड़े नंबर यानी छोटे नंबर मिलते जाएंगे। यानी कि हमारे पास जो सेक की रेंज है, जरा देखिएगा, जो सेक की रेंज है ना वो क्या है? सेक की रेंज में आपको रियल नंबर मिल रहे हैं, मगर क्या नहीं मिल रहा? आपको 1 और -1 के दरमियान का नंबर नहीं मिल रहा। राउंड ब्रैकेट ये कहती है कि ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है, या यहाँ -1 कर दें वहाँ +1 कर दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बेहतर है कि पहले -1 लिख दें क्योंकि इंटरवल है ना, फिर +1 कर दें। अब देखिए सारे रियल नंबर मिलेंगे, 1 भी मिलेगा, -1 भी मिलेगा, मगर 1 और -1 के दरमियान का नंबर नहीं मिल रहा। रैंडम वैल्यूज रख के और चेक कर लें, आप रैंडम वैल्यूज रख के और चेक कर लें। चलिए 1 डिग्री पे 1 आया ना, 0.1 रख के देख लें, 0.5 रख के देख लें, कहीं पॉइंट्स में तो नहीं आ रहा, रख के चेक करें। एंगल में आप रखें 0.1, लेट सपोज आंसर 1.00000 आ रहा है। ठीक है जी, ऐसे ही कुछ है ना, जरा रखें x की जगह पर 0.1 रखें, 1 से छोटा रख के देखें ना, हो सकता है आप ये 1 आ कहें रहा कि है। सर 1 पे तो 1 आ रहा है मगर 1 से छोटे पे नहीं, तो ये 1.000000015। ठीक है जी। कहने का मतलब है कि आपको सेक की रेंज में सारी वैल्यूज मिल रही हैं जो कि 1 से बड़ी हैं, -1 से छोटी हैं। 1 और -1 के दरमियान की वैल्यूज नहीं मिल रही, नहीं मिल रही ना। आप कोई और रैंडम वैल्यू भी डाल के देख लीजिए, ठीक है ना जी। तो रेंज होगी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज। क्योंकि अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते तो 1 और -1 भी माइनस हो जाता, नहीं 1 और -1 तो मिल रहा है, 1 और -1 के दरमियान की वैल्यूज। इसका मतलब है इन बिटवीन -1 एंड 1 जो कुछ भी होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आर में से। ठीक है जी, सेक की रेंज ये है। अगर ये सेक की रेंज है तो फिर ये हमारे पास होगा डोमेन ऑफ सेक इनवर्स। ऐसा है ना भाई? जो किसी भी इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन की डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाती है, यही बात है ना। किसी भी फंक्शन में हमने कहा था इनवर्स फंक्शन में डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाते हैं। सेक की हमने रेंज निकाली, जो सेक की रेंज होगी वही सेक इनवर्स का डोमेन होगा। सो सेक इनवर्स का डोमेन जो है वो क्या है? सेक इनवर्स का डोमेन है एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और 1 के दरमियान की वैल्यूज। -1 और 1 इंक्लूड नहीं है, वो तो आपको मिलेगा। सेम यही आपको मिलेगा कॉसेक में। आप चाहें तो कॉसेक को भी चेक कर लें, बिल्कुल इसी तरीके से कॉसेक 1/sin होगा, उसमें भी वैल्यूज रख के देखेंगे। 0 रख नहीं सकते, 180 रख नहीं सकते, वो तो डोमेन की रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि sin 0 0 हो जाएगा और sin 180 0 हो जाएगा। उसके अलावा आप जो मर्जी आए रखें, आपको जो आंसर है वो 1 से बड़ा मिलेगा और -1 से छोटा मिलेगा, और वही आपका जो है वो क्या होगा, डोमेन ऑफ कॉसेक हो जाएगा। क्लियर है जी? ये कुछ बात समझ सर में आ रही है जी? पूछो, सर बोलो। रेंज का एक दफा बता दें कि ये क्या डिफाइन कर रही है, आर माइनस और ब्रैकेट में जो है। हाँ रेंज का ये बता दें भाई, ये अभी हमने बात की, शायद आप लेट आए हो। यहाँ पर नहीं हमें ये सर। वैल्यूज़ नहीं सर, अच्छा
तो फिर यहाँ पे हमें देखें, हमने ये डोमेन वैल्यूज पुट की, हमें ये रेंज मिली ना, ये सेक की रेंज निकाल रहे हैं, सेक की रेंज हमें ये मिली, सेक की रेंज में हमें 1 मिल रहा है, सेक की रेंज में -1 मिल रहा है, 1 से बड़े नंबर मिल रहे हैं, और भी कुछ रखोगे तो और बड़े आ जाएंगे, -1 से छोटे नंबर मिल रहे हैं, ठीक है ना, पॉइंट्स में भी -2 भी मिल गया, -57 भी मिल गया, माइनस अगर आप 100 पे देखोगे तो भी कुछ माइनस में ही आपको 40 30 मल्टी जो भी है, जो इस तरह का कुछ नंबर मिलेगा। 1 से बड़े नंबर मिल रहे हैं, -1 से छोटे मिल रहे हैं, 1 और -1 के दरमियान की वैल्यू नहीं मिल रही, मिलेगी भी नहीं, क्योंकि बेसिकली देखें होता पता है क्या है, कॉस की जो रेंज है ना वो 1 और -1 के दरमियान में है, और सेक है 1 ओवर कॉस। जब आप पॉइंट वाले नंबर को अपॉन में रखेंगे ना तो वो बड़ा हो जाएगा ना, अगर आप लेट सपोज 1/0.5 रखेंगे तो आंसर तो 2 हो जाएगा, अगर आप 1 लेट सपोज 0.1 रखेंगे तो आंसर जो है वो पॉइंट से बड़ा हो जाएगा। चूंकि कॉस की रेंज है 1 और -1 के दरमियान में, साइन की रेंज भी है 1 और -1 के दरमियान में, पॉइंट्स के नंबर को जब भी 1 अपॉन में रखेंगे तो वो 1 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है सेक और कॉसेक में उसकी रेंज में कभी भी पॉइंट वाला नंबर नहीं आएगा, यानी 1 और -1 के दरमियान का नंबर नहीं आएगा। सेक की रेंज में 1 है और 1 से सारे बड़े नंबर हैं, -1 है और -1 से सारे छोटे नंबर हैं। सही है ना जी। देखें हमें पता है कॉस की जो रेंज है, जो हमारे पास रेंज है कॉस की, वो क्या है, वो है -1 से +1, -1 +1 और इन बिटवीन सारे पॉइंट्स वाले नंबर, ठीक है ना जी। अब जब आप जो है वो सेक की बात करेंगे तो सेक होगा 1 ओवर कॉस। हमें पता है कि अगर कभी भी पॉइंट वाले नंबर को अपॉन में रखेंगे तो वो 1 से बड़ा हो जाएगा ना भाई। लेट सपोज आपने रखा 1/0.5, 1/0.5 क्या होगा, वो हो जाएगा 2, 1/0.5 2 होगा ना, कैलकुलेटर से करके देख लेना यार। आप जब भी पॉइंट्स वाले नंबर को डिनोमिनेटर में रखेंगे यानी उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे, वो 1 से बड़ा हो जाएगा, तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो -1 आएगा, +1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स +1 आएगा। इन बिटवीन जितनी वैल्यूज है ना पॉइंट्स वाली हैं, जब उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे तो वो बड़ी आ जाएंगी, वो 1 और -1 से बड़ी आएंगी। इसका मतलब है कि सेक की रेंज में आपको सारे रियल नंबर मिलेंगे, 1 और -1 भी मिलेगा, मगर इन बिटवीन 1 और -1 नहीं मिलेगा। सो रियल नंबर में से माइनस कर दिया इन बिटवीन 1 एंड -1। दिस इज द रेंज ऑफ सेक। अब हमें चाहिए सेक इनवर्स की रेंज। इनवर्स फंक्शन में नॉर्मल फंक्शन की जो रेंज है वो इनवर्स में डोमेन हो जाता है। ये तो पढ़ा था ना भाई, इनवर्स फंक्शन में डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाती हैं। ये तो हमने पढ़ा था हैंड आउट में, डेफिनेशन भी हमने इनवर्स फंक्शन की लिखी थी, कुछ एमसीक्यूज भी देखे थे, हमने कहा था डोमेन और रेंज जो है वो क्या होती है, इंटरचेंज हो जाती है। तो अब अगर ये सेक की रेंज है, और डेफिनेटली यही है ना, यहाँ से देख लिया या यहाँ से समझ लें, तो फिर ये होगा इनवर्स, सेक इनवर्स का डोमेन। इसी तरीके से कॉसेक में भी साइन की रेंज होती है -1 से +1, कॉसेक होगा 1 ओवर साइन, अगेन -1 पे तो -1 आ जाएगा, 1 ओवर -1 -1, +1 पे भी 1 ओवर +1 होगा। इन बिटवीन जो पॉइंट्स वाली वैल्यूज रखेंगे तो वो 1 से बड़ी या माइनस में 1 से छोटी आएंगी। ये बात तो समझ में आती है ना, अगर 1 ओवर कोई पॉइंट वाला नंबर रखें तो जो रिजल्ट होगा वो 1 से ग्रेटर होगा, ठीक है जी। तो इस वजह से जो सेक इनवर्स है उसकी रेंज है एनी रियल नंबर एक्सेप्ट इन बिटवीन -1 एंड 1। क्लियर है भाई? अगर अभी भी नहीं तो फिर दोबारा पूछ लीजिए, ये हमारे पास है। जी जी क्लियर है सर। ठीक है जी। चलें अब चलते हैं आगे, और इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। हमने लास्ट जो है वो ये डिस्कस किया था, ये इतना सही है? 59। जी हाँ ठीक है, इतना सही है भाई, क्लियर है ना, और तो बड़ा नहीं करें? चलें शायद सही होगा। सही। ठीक है जी। चलें 58 डिस्कस हो गया था, ठीक है जी, सीक्वेंस की बात हमने कर ली थी। 59 इफ एन टेंस टू इंफिनिटी है, ए एन 0 और सी कांस्टेंट, देन सीक्वेंस इज कॉल्ड क्या होगा जी? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट, बिल्कुल ठीक है जी। ये डेफिनेशन भी हमने देखी थी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की। एन टेंस टू इंफिनिटी पे हमारे पास 0 नहीं, 1 आए, 2 आए, 3 आए, कोई पर्टिकुलर नंबर आ जाए, एक नंबर या कांस्टेंट, वो कांस्टेंट वही एक नंबर ही होगा ना, वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, वट तो फिर ये कन्वर्जेंट है।
एक से ज़्यादा अगर रिजल्ट आते हैं या इन्फिनिटी आती है तो फिर डाइवर्जेंट, एन टेंस टू इन्फिनिटी पे अगर इन्फिनिटी होगा तो डाइवर्जेंट। और हमने डाइवर्जेंट में ये भी कहा था कि अगर हमारे पास एन टेंस टू इन्फिनिटी पे ए एन जो है वो एल एम यानी एक से ज़्यादा नंबर हो तो भी डाइवर्जेंट, ठीक है ना। उस सूरत में भी डाइवर्जेंट होगा, इन्फिनिटी आए या एक से ज़्यादा रिजल्ट आए, ठीक है। चलें, इफ n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल है n टेंस टू इन्फिनिटी 1/an और n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n की पावर m और c की पावर n। अच्छा ये मिस्टेक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, 1/cn। 1/cn होगा, बिल्कुल ठीक है जी, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये गर्ल्स को करवाते भी हमने देखा था। अच्छा क्यों है ज़रा देख लें। तो क्या होगा, देखिए n टेंस टू इन्फिनिटी है ना 1/n, अगर हम 1/infinity रखें, वो कह रहा है कि ये 1/infinity रखा, 1/infinity क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना जी, यहाँ पे अगर रखा। अच्छा यहाँ पे देखिएगा 1/n की पावर m, दूसरा हमारे पास है 1/n की पावर m, n की जगह पर इन्फिनिटी रखा, उसकी कुछ भी पावर है 2 3 4 5। अब इन्फिनिटी की जो भी पावर है इन्फिनिटी होगा, 1/infinity भी 0 हो जाएगा, ठीक है जी। तीसरा 1/c की पावर n, 1/c, c इज कांस्टेंट, उसकी पावर इन्फिनिटी, किसी भी कांस्टेंट की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी एंड 1/infinity इज 0, सो दिस इज 1/। तो आंसर क्या आएगा, आंसर ही पूछ रहा है, इन सब का आंसर जो है वो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है ना, ये 1/c की पावर n होगा, इसकी करेक्शन कर लीजिएगा जी। सर कांस्टेंट 1 तो भी हो सकता है। कांस्टेंट 1 भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा बेसिकली 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, ये सारी जो है ना वो फिर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा जो है ना इशू है। और 1 आंसर नहीं आता। यार ये इनडिटर्मिनेंट है ना, ये हमने वैसे क्लास में अगर आपको याद हो तो डिस्कस भी किया था। लेट सपोज 0 की पावर इन्फिनिटी है, तो अब आप उसे क्या लिखेंगे, आप इसको 0 लिखेंगे, इन्फिनिटी लिखेंगे, ठीक है। लेट सपोज हमने कहा था 0/0 है, तो उसको क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी है, ठीक है। वैसे तो इन्फिनिटी को हम कैंसिल कर देते हैं और 1 कर देते हैं, तो ये सारी जो है वो इनडिटर्मिनेंट जो है वो इनडिटर्मिनिस्टिक फॉर्म में आ जाते हैं ना, तो इनके आंसर थोड़े से आगे पीछे होते हैं। तो ये लेकिन अब 1 की पावर इन्फिनिटी तो हाँ 1 ही होगा ना। ठीक है, आप एक्सेप्ट 1 कर लो अभी, चलो छोड़ दो इसको, ठीक है। क्लियर है, अभी रहने दें इसको। ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या है, 62 हमारे पास है, लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस इन्फिनिटी है। अच्छा हमने कहा था इन्फिनिटी अगर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से मैक्सिमम पावर कॉमन निकालें और कॉमन निकालने के बाद जो है वो लिमिट अप्लाई कर दें। तो ऊपर कॉमन क्या निकालना, ऊपर तो खैर कॉमन ही है, ऊपर तो एक ही है ना। नीचे से अगर हमने n स्क्वायर कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, 1 - 3/n और +2/n स्क्वायर, ऐसी है ना जी। तो होगा ये कि ये n से ये n स्क्वायर कैंसिल और बाकी लिमिट अप्लाई करेंगे। अब जब बाकी लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट अप्लाई करने पे ऊपर 4 है, नीचे होगा 1 - 0 + 0, 3/infinity 0, 2/infinity का स्क्वायर इज इन्फिनिटी 0, सो आंसर इज 4। तो आंसर जो है वो क्या होगा, आंसर हो जाएगा 4, ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा 1 + 2/n और इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करनी है। हमने कहा था लिमिट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट फाइंड करने के लिए, अच्छा यहाँ भी लिमिट ही फाइंड करनी है। लिमिट फाइंड करने के लिए इनफाइनाइट जो है वो उसको पोजीशन पे इन्वेस्टिगेट करते हैं। सो n टेंस टू इन्फिनिटी रखते हैं, यहाँ भी अगर n टेंस टू इन्फिनिटी रखा तो 1 + 2/infinity इज 0, सो रिजल्ट इज 1, ठीक है जी, ठीक है। ये सर वो रूल कब लगता है डिफरेंशिएट करने वाला? यार वो जब लिमिट इन्फिनिटी के अलावा कोई भी लिमिट हो ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते जाते हैं, डी एल हॉपिटल रूल की जो हमने बात की थी, ठीक है। यहाँ तो लिमिट हमें फाइंड करनी है, लिमिट फाइंड करने के लिए इनफाइनाइट पोजीशन पे चेक करते हैं, यानी n टेंस टू इन्फिनिटी। और जब इन्फिनिटी लिमिट है तो उसे सॉल्व करने का एक तरीका है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से मैक्सिमम पावर कॉमन निकालें और लिमिट अप्लाई कर दें। यहाँ तो क्या कॉमन 1 ऐसे ही था, +2/n, तो डायरेक्ट लिमिट रख दी। या एक फॉर्मूला भी है, n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n, जो कि एक्सपोनेंशियल के इक्वल होता है, एमसीक्यूज में कई दफ़ा आ भी चुका है, ठीक है जी। अदरवाइज अगर लिमिट 1 है, 2 है, 0 है, कुछ भी है, तो फिर हम वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके और उस पर लिमिट अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन आएंगे तो देख लेते हैं। चलिए जी, इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी,
देखें 1/2, 1/6, 1/12 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट पोजीशन पर क्या होगा 1/n, और 1/n 1/infinity, 1/infinity इज 0। ठीक है ना जी, क्लियर है ना। ऐसे ही है ना, ये हमारे पास इनफाइनाइट पोजीशन पे जाके कुछ 1/n होगा, और 1/n होगा, और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/infinity होगा विच इज 0। तो ये हमने ये भी बात की थी कि ये जो सीक्वेंस है कैसा है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। याद आ रहा है कुछ, हमने कहा था इस तरह का सीक्वेंस कन्वर्जेंट। जो भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस होते हैं ना, यानी कि डिक्रीजिंग का मतलब ये नहीं कि वो नेगेटिव में आ रहे हो ना और बढ़ रहे हो, मॉड लेकर अगर आप कर लें तो वो टूवर्ड्स टू जो है वो किसी नंबर की तरफ होंगे, और डिक्रीजिंग अगर होंगे इस तरीके के फ्रैक्शन वाले तो टूवर्ड्स टू जीरो होंगे। इनफाइनाइट पोजीशन पे जाके 1/अपॉन में एक बहुत बड़ा नंबर, तो टूवर्ड्स टू इंफिनिटी, एंड 1/infinity is 0। A sequence an is called as a sequence if an is less than an plus 1। हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से ग्रेटर है तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। ठीक है जी, इंक्रीजिंग। मोनोटोनिक का मतलब है टर्म्स या तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा या डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा तो मोनोटोनिक होगा। नॉन मोनोटोनिक में हमने कहा था कि कांस्टेंट सीक्वेंस हो सकता है, या बढ़ गया कम हो गया, इंक्रीज डिक्रीज, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अच्छा, अब अगर हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस से बढ़ रही है तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, और हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस से अगर कम हो रही है तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ठीक है जी, ऐसे ही है ना। चलें, अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज बाउंडेड। अब देखें, अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो फिर वो बाउंडेड होगी अबव इस कन्वर्जन टू, सॉरी, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इज बाउंडेड अबव। अगर वो बाउंडेड अबव है इस कन्वर्जन टू इट्स, तो वो कन्वर्ज किस पर होगी बताइएगा, लीस्ट अपर बाउंड पे अपर या बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे। बिल्कुल ठीक है। अपर बाउंड पे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, सही है जी, बाउंडेड अबव है, तो वो कन्वर्जन टू होगी उसकी अपर लिमिट पे, लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है जी। अच्छा, अगर डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग है तो वो क्या है, वो बाउंडेड किस पर होगी, वो बाउंडेड होगी ग्रेटेस्ट लोअर। लोअर बाउंड। ठीक है ना जी, ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। चले जी, वो फॉर्मूला आ गया, n टेंस टू इन्फिनिटी 1+1/n की पावर n जो है किसके इक्वल होता है, ई। ई के। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद देखिएगा, इससे सर, पहले जरा ये देखें जी, कुछ बोल रहे हैं। सर 67 68 एक मिनट दोबारा बताएंगे। लीस्ट अपर बाउंड है ना, तो फिर लीस्ट, ये तो हाँ, इंक्रीजिंग है सीक्वेंस तो। सीक्वेंस इंक्रीजेज है, बिल्कुल सीक्वेंस इंक्रीजिंग। देखिए, इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी है तो हो सकता है किसी नंबर पे जाकर, हो सकता नहीं, यहाँ पे चूंकि लिखा हुआ है वो बाउंडेड है, इंक्रीजिंग है मगर बाउंडेड है। लेट सपोज सेट की फॉर्म में बात कर लें, यहाँ देखें 1 2 3 टिल 10 है, सिर्फ बाउंडेड है ना, बाउंड इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है, क्योंकि उसने कह दिया कि वो बाउंडेड अबव है। अगर वो नहीं कहता तो मे बी वो टूवर्ड्स टू इंफिनिटी होता। तो अब ये हमारे पास जो है इसको अगर हम यहाँ से अगर आप बोलेंगे जी फुल बाउंडेड है, तो चले आप इस तरीके से कर दें। ये देखें, एक ये है, ये है, दिस इज बाउंडेड अबव, इंक्रीजिंग है बाउंडेड अबव है, इंक्रीजिंग है बाउंडेड अबव है, यानी कि अपर लिमिट हमें पता है। 65 रिपीट कर दें, एक मिनट देख लेते हैं जी, 65 रुकें, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसी तरीके से अगर ये होगा तो लीस्ट अपर बाउंड, दिस इज इट्स लीस्ट अपर बाउंड। इसी तरीके से अगर वो बाउंडेड बिलो है, तो बाउंडेड बिलो का मतलब है कि उसकी आपको डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाउंडेड बिलो है तो उसका क्या मिलेगा आपको, लोअर बाउंड जो है वो मिलेगा, बाउंडेड बिलो है। ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पर हमारे पास एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड अबव है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड अबव। यहाँ पे ठीक है एक डिक्रीजिंग सीरीज है बट बाउंडेड बिलो है। अगर लेट सपोज सेट की फॉर्म में हम यहाँ पर कुछ बात कर लें तो मे बी इस तरीके से हो कि ये हमारे पास जो है वो माइनस लगा दें या फ्रैक्शन में ले लें या जैसे भी ले लें, वट, ये अब आपके पास है। सो ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और ये बाउंडेड बिलो ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो अबव लिमिट ही आ रही है, बाउंडेड तो उस तरफ जा रही है। इसी को इन्वर्स करके लिख लें, ये वाली है इस तरीके से, सिर्फ पॉजिटिव नंबर की, क्या हो गया, सिर्फ पॉजिटिव नंबर की फॉर्म में लिखें। लेट सपोज आपके पास ये है,
10 9 एंड सो ऑन टिल 1 है। अब ये एक डिक्रीजिंग आपको सीक्वेंस है, सीक्वेंस की फॉर्म में आप लिख लें इस तरीके से। क्लियर? 65 जनाब बाउंडेड देखें, बिलो यानी डिक्रीजिंग। इसकी लोअर लिमिट आपको मिल रही है, इसकी लोअर लिमिट आपको जो है वो मिल रही है। बाउंडेड बिलो है उसकी आपको जो है वो क्या है, वो लोअर लिमिट मिल रही है। और कन्वर्जेंट है ना, देखिए कन्वर्ज हो रहा है, इसका मतलब है डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है और कन्वर्ज हो रहा है। एक सीक्वेंस डिक्रीजिंग है और कन्वर्ज हो रही है तो उसको आपको उसकी क्या मिलेगी, लोअर लिमिट मिलेगी। एक इंक्रीजिंग है और कन्वर्ज हो रहा है, और इंक्रीजिंग है और कन्वर्ज हो रहा है तो उसकी आपको अपर लिमिट मिलेगी, अपर लिमिट मिलेगी किसी भी सीक्वेंस की। लेट सपोज हम ये कह देते हैं कि अपर लिमिट 2 आ रही है, कन्वर्ज हो रहा है 2 पे, कन्वर्ज हो रहा है 3 पे, कन्वर्ज हो रहा है 10 पे। अब वो इंक्रीजिंग है और कन्वर्ज हो रहा है 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, किसी पर्टिकुलर नंबर पे, मे बी 0 पे, मे बी 1 पे कन्वर्ज हो रहा है। इंक्रीजिंग है और उस नंबर पे कन्वर्ज हो रहा है तो वो उसकी अपर लिमिट होगी। डिक्रीजिंग है और किसी नंबर पे कन्वर्ज हो रहा है तो वो उसकी लोअर लिमिट होगी। ये डिक्रीजिंग है, इस नंबर पे कन्वर्ज हो गया, ये इंक्रीजिंग है, इस नंबर पे कन्वर्ज हो गया। सेट की फॉर्म में है, आप सीक्वेंस की फॉर्म में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। सीक्वेंस की फॉर्म में लेट सपोज हमारे पास 1 1/2 1/3 1/4, जरा यहाँ देखिएगा, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है जी। ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये कन्वर्ज किस पे होगा, ये 0 पे कन्वर्ज होगा। तो इसकी हमारे पास जो है, अब यहाँ पे थोड़ा सा खैर चेंज, कि डिक्रीजिंग है और अगर 0 पे कन्वर्ज हो रहा है तो डिक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो है, तो बाउंडेड बिलो है। अब ये अच्छा, ये डिक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो है, ठीक है, ये है ना, ये देखें डिक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो है, तो ये कन्वर्ज हो रहा है किसी भी नंबर पे, ठीक है। अब ये सीक्वेंस है तो डेफिनेटली 1/∞ 0 पे होगा, अभी जो हमने बात की, तो ये इसकी होगी लोअर बाउंड। अपर बाउंड तो ये है ना, अगर डिक्रीजिंग होगा तो लोअर बाउंड पे जाएगा, इंक्रीजिंग होगा तो अपर बाउंड पे जाएगा। बात समझ में आ रही है जी? ये डिक्रीजिंग है, यहाँ से देखो, बाउंडेड बिलो, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाउंडेड बिलो है और कन्वर्जेंट है। ये एक सीक्वेंस है, इसको हटा दें। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये कैसा सीक्वेंस है, आप बोलोगे ये डिक्रीजिंग है, ठीक है, ये डिक्रीजिंग है। क्या ये कन्वर्जेंट है? ये हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल ये कन्वर्जेंट है। अभी जो यहाँ पर बात हुई, देखें ये एक सीक्वेंस है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है जी। क्या ये कन्वर्जेंट है? बिल्कुल कन्वर्जेंट है। अभी हमने बात की कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इनफाइनाइट पोजीशन पे जाके 0 पे कन्वर्ज होगा। अगर ये कन्वर्जेंट है, 0 पे कन्वर्ज हो रहा है, तो इसकी अपर लिमिट क्या होगी? इसकी अपर लिमिट होगी 0। सो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाउंडेड है, कन्वर्ज हो रहा है किसी नंबर पे, तो वो उसकी क्या होगी? डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, नहीं अपर नहीं, सॉरी लोअर, लोअर 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 लोअर, गलत बोला ना। अपर तो ये है ना, अपर लिमिट तो 1/2 है, इसकी लोअर लिमिट होगी, कन्वर्ज होगा किस पे? 0 पे, तो इसकी लोअर लिमिट होगी 0। अपर लिमिट तो 0.5 है ना, इसकी अपर लिमिट 0.5 है, लोअर लिमिट 0 है। एक हमने एमसीक्यू इस तरह का देखा था, वैसे इसी तरह का देखा था। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी अपर लिमिट क्या है, बताइए। 1 इसकी अपर लिमिट है 1, इसकी लोअर लिमिट क्या है? 0। ठीक है, गो के लोअर लिमिट लिखी भी नहीं है, ये एमसीक्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं अपने हैंड आउट में। अपर लिमिट हमने कहा था 1 है, लोअर लिमिट इसकी 0 है, क्योंकि इनफाइनाइट पोजीशन पे जाके 1/0 इज 0, तो ये 0 पे कन्वर्ज हो रहा है। अगर ऐसा सीक्वेंस हो, यहाँ देखें, इसकी अपर लिमिट क्या है, इसकी लोअर लिमिट क्या है? 1 इसकी लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट क्या है? इंफिनिटी। अपर लिमिट इन्फिनिटी है। क्यों अपर लिमिट इन्फिनिटी है? अपर लिमिट इन्फिनिटी इसलिए है क्योंकि ये बाउंडेड अबव नहीं है, हाँ टूवर्ड्स टू इन्फिनिटी है ना, ये टूवर्ड्स टू इन्फिनिटी है, ये बाउंडेड बिलो है, ये बाउंडेड बिलो है, इसकी लोअर लिमिट मिल रही है बट अपर लिमिट इन्फिनिटी है। अच्छा, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और इसकी अपर लिमिट इन्फिनिटी है। ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और इसकी अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है, ये 0 पे कन्वर्ज हो रहा है, ये कन्वर्ज नहीं हो रहा। अच्छा, अगर इसको यहाँ से देखें, लेट सपोज यहाँ से देखें, तो इसकी फिर हम ये कहेंगे कि इस तरफ जा रहा है, तो अब ये डिक्रीजिंग हो जाएगा और कन्वर्ज हो रहा है इस पे,
अब ये डिक्रीजिंग हो जाएगा और कन्वर्ज होगा इस पे, तो ये इसकी लोअर लिमिट होगी। तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो वो डिक्रीज होते 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 किसी नंबर पे जाके डिक्रीज होगा, वो उसकी लोअर लिमिट होगी, वो उसका लोअर बाउंड है, तो उसको हम कहेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और इसी तरीके से अगर इंक्रीजिंग है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, देखें सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है और कन्वर्जेंट है, इसका मतलब है किसी नंबर पे कन्वर्ज हुआ। अब बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है और नंबर पे कन्वर्ज हुआ, तो वो उसका अपर बाउंड होगा, अपर बाउंड, जिसको हम कहेंगे लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है जी। 65 कह रहे थे भाई, जरा यहाँ देख लो 65 में वो ये कह रहा है कि ए एन जो है वो ग्रेटर है ए एन प्लस 1 से। इसका मतलब है ए वन ग्रेटर है ए टू से, यानी ए टू ए वन से लेसर है, ए थ्री जो है वो ए टू से लेसर है, हर नेक्स्ट नंबर छोटा है, तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसमें जो है वो क्या है, इसमें ए वन बड़ा है ए टू से, वो बड़ा है ए थ्री से, वो बड़ा है ए फोर से, ये कैसा है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है जी। चलिए यहाँ देखें, पहले 70 ये वाला देखें, 1 प्लस 1 ओवर एन की पावर 6n, तो हमें पता है इसको हम किस तरह लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे 1 प्लस 1 ओवर एन की पावर n और होल पावर 6 लिमिट के साथ, बीच में हमारे पास e आएगा, होल पावर 6 हो जाएगी, तो e की पावर 6। ठीक है ना जी। अच्छा इसी तरीके से ये भी होगा, इसको भी देखते हैं, पहले ये देखें 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n, n टेंस टू इंफिनिटी e और होल पावर m, तो e की पावर m। ठीक है जी, ऐसे ही होगा ना। अच्छा अब अगर ज़रा इसको देखें, अब यहाँ देखें, यहाँ देखें, ये था। अब अगर हम इससे देखें तो बेसिकली हमने क्या कहा था, फॉर्मूला ये कहता है 1 प्लस 1 ओवर एन, 1 प्लस 1 ओवर एन होना चाहिए, तो इसको हम जो है वो क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 1 ओवर, चूंकि ये 3 बाय एन है तो इसको क्या लिखेंगे n बाय 3, सेम ऐसा क्वेश्चन बुक में भी था। ठीक है ना जी। और जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ भी n बाई 3 होना चाहिए। अच्छा अगर n बाई 3 लिखा तो ये 5n था, इसको यहाँ पर कर दिया और इसको कर देते हैं 15, 3 5 या 15, या 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो यहाँ भी, और वहाँ वो 3 5 से मल्टीप्लाई हो गया 15 हो जाएगा। यहाँ 3 से पावर को n को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और पावर 5 थी, 5 3 था 15, ये पूरा e हो गया, ये पूरा e हो गया, होल पावर क्या आ गई 15, सो e रेज टू 15, ये होगा आंसर। 1 मिनट रह गया, एंड करके आते हैं, 1 मिनट रह गया, एंड करके आते हैं।